हेलो, आप सभी का इस कक्षा में स्वागत है। अब हम वहन यानी ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करेंगे। हमने पोषण और श्वसन दोनों के बारे में बात करा। ये दोनों जैव प्रक्रम है। इसी प्रकार से वहन भी एक जैव प्रक्रम है। अगर हम इधर से उधर हमारे शरीर में जो पदार्थ हैं उनको नहीं पहुंचा पाएंगे तो कोई भी हमारा शरीर का कैसे काम हो पाएगा ना। तो आप सोचिए, हम ऑक्सीजन जो है हमें हर अंग तक पहुंचाना आवश्यक ही होता है। इसी प्रकार जो भोजन से हम पाचन से पोषण से हम पदार्थ हमको मिलते हैं, प्राप्त होते हैं, वो सरल पदार्थ फिर बनते हैं, वो इधर से उधर ले जाना भी आवश्यक होता है। ये जो ऊर्जा होती है ये भी इसी प्रकार से तो उत्पन्न होती है। तो अगर इधर से उधर मूवमेंट नहीं होगा, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, वहन नहीं होगा, तो फिर ये पूरा का पूरा सिस्टम चल ही नहीं सकता। हमारे जीवन का लाइफ प्रोसेसेस सारे इस ट्रांसपोर्टेशन पे कितने ज़्यादा निर्भर करते हैं ये आपको इस चैप्टर में पता चलेगा। तो सबसे पहले तो हम कुछ रोचक तथ्य पढ़ लेते हैं जो कि हृदय और रक्त से रिलेटेड है। पहला रोचक तथ्य तो आप यहाँ देखिए, लिखा हुआ है कि प्रत्येक दिन आपका हृदय लगभग 2000 गैलन रक्त पंप करता है। सोचिए, इतना ज़्यादा रक्त पंप करता है हमारा दिल हर दिन। तो ये तो पहला रोचक तथ्य था। दूसरा क्या है कि मानव हृदय का वजन 1 पाउंड से भी कम होता है, लेकिन एक पुरुष का दिल आमतौर पर महिला की तुलना में 2 औंस भारी होता है। तीसरा हमारा क्या एक रोचक तथ्य है, टूटा हुआ दिल यानी ब्रोकन हार्ट जो कहते हैं। इतना ज़्यादा इस पे गाने भी बनते हैं, कितनी सारी कहानियाँ बनती हैं, बातें होती हैं कि मेरा तो दिल ही टूट गया, ब्रोकन हार्ट। दरअसल ऐसी कोई चीज़ होती नहीं, ब्रोकन हार्ट कुछ भी नहीं होता है। लक्षण दिल के दौरे के समान होते होंगे, लेकिन इसका कारण आमतौर पर तनाव होता है, ना कि कोई हृदय का रोग। तो टूटा हुआ दिल कुछ भी नहीं होता। अब चौथा रोचक तथ्य क्या है कि दिल की बीमारी के सबसे पहले ज्ञात मामले की पहचान 3500 साल पुरानी मिस्र की मम्मी यानी इजिप्शियन मम्मी के अवशेषों में हुई थी। कितनी रोचक तथ्य है ना ये सारे। अब चलिए हम आगे मनुष्यों में किस प्रकार से वहन होते हैं सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। तो मनुष्य में यानी मानव में वहन किस प्रकार से होता है, रुधिर के प्लाज्मा के माध्यम से होता है। और ये क्या होता है, रुधिर में एक तरल माध्यम होता है। रुधिर तो आपको पता ही है, ब्लड जो है हमारा खून है, उसमें एक तरल माध्यम होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। इसमें कोशिकाएं निलंबित होती हैं। प्लाज्मा भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थ का विलीन रूप में वहन करता है। जिस प्रकार से एक नदी होती है, इधर से उधर पार नदी के जाना होता है किसी को, तो बोट में बैठ के जाता है ना। तो ये जो प्लाज्मा है ये अपने अंदर इसी प्रकार से हर चीज़ को लेके इधर से उधर पूरे शरीर में इसको लेके जाता है, उसका वह वहन करता है। ऑक्सीजन को लाल रुधिर कणिकाएं ले जाती हैं यानी रेड ब्लड सेल्स ले जाते हैं ऑक्सीजन को। और बहुत से अन्य पदार्थ जैसे लवण का वहन भी रुधिर के द्वारा ही होता है। अतः हमें एक पंपन यंत्र की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? जो पंप करे हमारे इस पूरे रुधिर को, जो रुधिर को अंगों के आसपास धकेल सके। नलियों के एक परिपथ की आवश्यकता है जो रुधिर को सभी ऊतकों तक भेज सके, तथा तंत्रा की एक आवश्यकता है जो ये सुनिश्चित करे कि इस परिपथ में यदि कोई भी टूट फूट हो जाती है तो उसकी मरम्मत हो सके। और ये सारे हमारे शरीर में होते हैं। सबसे पहले तो हम इस पंपन यंत्र की बात करेंगे जो कि हमारा क्या होता है, हृदय। तो हृदय हमारे लिए आपको पता ही होगा कितना आवश्यक होता है। इस चित्र में देख लीजिए हृदय के कैसे अलग अलग भाग होते हैं। पहले तो हृदय एक पेशीय अंग है जो हमारी मुट्ठी जितना बड़ा होता है। इसमें ये अलग अलग भाग जैसे आप देख सकते हैं, महाधमनी होता है ये है शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा, और यह है शरीर के निचले भाग से महाशिरा। ये है दायां अलिंद और यह है बायां अलिंद। ये है दायां निलय और यह है बायां निलय। यह है विभाजिका, ये है फुफ्फुस धमनियाँ और ये है फुफ्फुस के शिरे। तो ये क्या होते हैं, एक एक करके इनके बारे में हम पढ़ेंगे। पर हम मानव हृदय का कार्य क्या होता है ये जानते हैं पहले। तो मानव हृदय का क्या कार्य होता है, रुधिर को
ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ही वहन करना होता है। अतः ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर से मिलने को रोकने के लिए हृदय कई कोष्ठों में बटा होता है। आपने इस चित्र में देखा था ना कि किस प्रकार के हृदय के अलग अलग भाग होते हैं, कोष्ठ होते हैं। तो ये क्यों होते हैं अलग अलग भाग, कोष्ठ? ये इसीलिए होते हैं ताकि जो ऑक्सीजन उस ब्लड में जो ऑक्सीजन लेकर आ रहा है हमारे शरीर में, वो ब्लड उस ब्लड से ना मिल जाए, उस रुधिर से ना मिल जाए जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। ये दोनों आपस में नहीं मिलने चाहिए, इसीलिए ये अलग अलग इनमें कोष्ठ होते हैं हमारे हृदय में। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए फुफ्फुस में जाना होता है तथा फुफ्फुस से वापस ऑक्सीजनित रुधिर को हृदय में लाना होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर यानी जो ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो क्या कर रहा होता है, फुफ्फुस में जाता है। फुफ्फुस यानी हमारे लंग्स में जाता है। फिर क्या होता है, लंग्स से फिर वो हम उस कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं। ऑक्सीजन अंदर जाता है फुफ्फुस में। फिर ये जो फुफ्फुस में ऑक्सीजन होता है उसको हम हमारे शरीर में हर जगह फैलाना होता है। तो वो कैसे फैलता है, वो हमारे हृदय पर जाता है। तो वो रुधिर हृदय में जाता है और वो इस प्रकार से जाता है कि वो उस खून से ना मिले जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। तो वो उस भाग में जाता है हृदय में, और फिर वो अब हमारा जो हृदय है वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, रिलैक्स कर रहा होता है, ऐसे ऐसे कर रहा होता है, धड़क रहा होता है। तो इस प्रकार से फिर वो पूरा हमारे जो रुधिर है, हमारा ब्लड है, तो हृदय ऐसे धड़क धड़क के हर जगह फैलाता है। तो जैसे ही वो ऐसे धड़कता है तो फिर ये जो हमारा ऑक्सीजन युक्त जो रुधिर है वो बाकी जगहों पे पहुंच जाता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला रुधिर फिर आता है। फिर हृदय से फिर वो कहाँ जाता है, फुफ्फुस की ओर। फिर फुफ्फुस से फिर वो वापस निकल जाता है। तो यही प्रक्रिया चल रही होती है। अब ये प्रक्रिया अच्छे से चले उसके लिए हम और डिटेल में पढ़ते हैं कि कैसे वो सुनिश्चित करता है हमारा हृदय कि अच्छे से चले। तो जो ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर है वो फुफ्फुस से हृदय में बाईं ओर स्थित कोष्ठ यानी बायां अलिंद से आता है। आपने उस चित्र में देखा था ना, बायां अलिंद क्या होता है। देखिए आप इस चित्र में वापस एक बार, बायां अलिंद है ना ये आपको दिख रहा होगा, बायां अलिंद। तो यहाँ से आता है ये। अब आप देखिए, तो ये जो ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर होता है वो फुफ्फुस से हृदय में बाईं ओर स्थित कोष्ठ बायां आलिंद में आता है। फिर इस रुधिर को एकत्रित करते समय बायां आलिंद रिलैक्स करता है यानी शिथिल रहता है। अब जब अगला कोष्ठ यानी बायां निलय फैलता है तब ये संकुचित होता है जिससे रुधिर इसमें स्थानांतरित होता है। अपनी बारी पर जब पेशीय बायां निलिन संकुचित होता है तब रुधिर शरीर में पंपित हो जाता है। ऊपर वाला दायां कोष्ठ दायां अलिंद जब फैलता है तो शरीर से विऑक्सीजनित रुधिर इसमें आता है। जैसे ही दायां अलिंद संकुचित होता है नीचे वाला संगत कोष्ठ दायां निलय फैल जाता है। ये रुधिर को दाएं निलय में स्थानांतरित कर देता है जो रुधिर को ऑक्सीजनकरण हेतु अपनी बारी पर फुफ्फुस में पंप कर देता है। तो इस प्रकार से डिटेल में लिखा हुआ है कि किस प्रकार से यहाँ पे आ रहा होता है ब्लड, पंप हो रहा होता है और फिर वो जा रहा होता है दूसरे शरीर के भागों में ऑक्सीजन वाला ब्लड, और जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है वो हमारे सीधा लंग्स के उधर से ही हमारे बाहर निकल जाता है ना। अब जो निलय होता है उसे विभिन्न अंगों में रक्त पंप करना होता है, इसलिए उनके पास अट्रिया की तुलना में मोटी मांसपेशियों की दीवार होती है। इसका क्या अर्थ हुआ आप चित्र से देखिए। तो ये जो निलय आपको दिख रहे होंगे दायां निलय और बायां निलय, ये नीचे की ओर होते हैं और इनका क्या काम होता है, शरीर के बाकी सारे हिस्सों में ये रुधिर का प्रवाह करते हैं, उनको ब्लड पंप करते हैं, इसलिए इनमें बहुत ताकत की आवश्यकता होती है। ऊपर जो अलिंद होते हैं दायां और बायां यानी कि अट्रिया जो होती हैं जो लिखा हुआ था, उनको ये नहीं करना होता है कि पूरे शरीर में उनको भेजना होता है, उनमें तो आ रहा होता है शरीर से रुधिर और यहाँ से पूरे शरीर में जा रहा होता है। इसलिए इनकी जो ये आप देख रहे हैं जो ये वॉल्स हैं वो कितनी मोटी हैं और इनकी वॉल्स इतनी मोटी नहीं है। तो ये जो वॉल्स हैं ये इसीलिए मोटी होती हैं, है ना।
दूसरा, वॉल्व क्या सुनिश्चित करता है? वॉल्व ये सुनिश्चित करते हैं कि अट्रिया या निलय सिकुड़ने पर रक्त पीछे की ओर प्रवाहित ना हो। अर्थात जब अट्रिया और निलय सिकुड़ें तो जो रक्त है वो पीछे की यानी बैकवर्ड्स प्रवाहित नहीं होने लग जाए, वो सही डायरेक्शन में जाए, वॉल्व यह सुनिश्चित कर रहे होते हैं। तो आप इस चित्र में भी देखिए कि ये आपको दिख रहा होगा फुफ्फुस के कोशिकाएं हैं और ये है फुफ्फुस के अलावा शरीर के अंगों की कोशिकाएं। तो क्या होता है, फुफ्फुस से फुफ्फुसीय शिरा, यहाँ से ये आ रहा होता है ब्लड और फिर ये हृदय के अंदर जा रहा होता है और उसके बाद हृदय से ब्लड पंप करके ये पूरे शरीर में जा रहा होता है। ये कौन सा वाला ब्लड होगा, आप ही गैस कीजिए, कौन सा वाला ब्लड होगा? ये वही रुधिर होगा जिसके अंदर ऑक्सीजन हो, क्योंकि फुफ्फुस से तो वही ब्लड आएगा ना जिसमें ऑक्सीजन है। अब ये दूसरे शरीर के हर भाग में इस प्रकार से प्रवाहित हो जाएगा। अब फिर दूसरे शरीर के जो भाग हैं वो सारे क्या भेजेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड वाला, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड वाला रुधिर ही तो भेजेंगे। तो ये शरीर से महाशिरा से ये जा रहा है और ये है फुफ्फुस के लिए फुफ्फुस की धमनी। अब ये अंदर गया, अब ये पंप होके कहाँ गया? ये फुफ्फुस की कोशिकाओं में गया। फुफ्फुस की कोशिका यानी लंग्स के सेल्स में, और फिर लंग्स के सेल्स से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला रुधिर है, ब्लड है, वो कहाँ चला जाएगा? हमारे बाहर चला जाएगा, हम कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देंगे। तो ये इस प्रकार से ये पूरा इसका मोशन हो रहा होता है। अब हम जानेंगे कि विभिन्न प्रकार के जानवरों में संचार प्रणाली कैसे कैसे अलग होती है। तो सबसे पहले तो पक्षी और स्तनधारी सरीखे जंतु, जिनमें इंसान भी होते हैं, तो इनमें क्या होता है कि हृदय का दायां व बायां बंटवारा ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकने में लाभदायक होता है। तो मैंने ये कहा था ना कि हमारा जो दायां और बायां बंटवारा होता है वो किस लिए होता है? वो इसलिए होता है ताकि जो हमारा वह रुधिर है जिसमें ऑक्सीजन भरी हुई है और वह रुधिर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी है यानी जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, वो दोनों आपस में नहीं मिल जाए। इस वजह से इस प्रकार का बंटवारा होता है हमारे हृदय में, और पक्षियों और दूसरे स्तनधारी सरीखे जंतु में भी इस प्रकार का विभाजन होता है। तो इस तरह के बंटवारा शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। शरीर में ये ऑक्सीजन की जो ज़रूरत होती है हमारे शरीर में बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारा जो शरीर है बहुत हाईली डेवलप्ड है। ऐसी पक्षियों का और दूसरे स्तनधारी सरीखे जंतु जो भी होते हैं उनका जो शरीर है हाईली डिफ्रेंशिएटेड, हाईली डेवलप्ड होता है, बहुत विकसित होता है, इसलिए उसको बहुत ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है। और इस तरह से अगर वो ऑक्सीजन वाला जो ब्लड होगा, रुधिर होगा, वो बिना ऑक्सीजन वाले ब्लड से मिल जाएगा तो ये हमारे शरीर को कमज़ोर या फिर उस प्रकार की ऊर्जा नहीं दे पाएगा जिस प्रकार की ऊर्जा हमें चाहिए। इसलिए ये बंटवारा हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होता है और ये हमारी ऑक्सीजन की उस आवश्यकता को पूर्ण करता है जो हम जैसे हाईली डिफरेंशिएटेड जंतुओं में आवश्यक होती है। पक्षी और स्तनधारी सरीखे जंतुओं को जिन्हें उच्च ऊर्जा की आवश्यकता है, ये बहुत लाभदायक है क्योंकि इन्हें अपने शरीर का तापक्रम बनाए रखने के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्यों निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है हमें? जैसे हमारा तापमान बनाए रखने के लिए भी हमारे को निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब कुछ ऐसे होते हैं जीव जिन्हें अपना तापमान बनाए रखने के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे जलचर और सरीसृप। ये जानवर शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए ऊर्जा का उपयोग नहीं करते हैं और शरीर का तापमान वातावरण में तापमान पर निर्भर करता है। तो ऐसे जीवों में क्या होता है? ऐसे जीवों में 3 कोष्ठीय हृदय होते हैं और ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के मिश्रण को सहन कर सकते हैं। तो इसलिए इनमें अगर हमारे तो जैसे अगर ऑक्सीजन युक्त और बिना ऑक्सीजन वाला शरीर में नहीं मिल सकता ना ब्लड, लेकिन इनमें मिल सकता है। इनमें तीन कोष्ठीय हृदय होते हैं, यानी इनमें 3 डिवीजन होते हैं। हमारे तो हृदय में कितने डिवीजन थे? 4 थे ना। इनमें क्या होते हैं? 3 ही होते हैं। तो ये इसमें अगर मिल भी जाए तो इनको
कोई इनका नुकसान नहीं होता है। ऑक्सीजन वाला ब्लड और बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड थोड़ा बहुत मिल भी जाए तो इनमें कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि इनका जो शरीर का तापमान होता है वो वातावरण के तापमान पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये बात हो गई जल चर और सरीसृप वाले जीव की। और पक्षी और स्तनधारी सरीखे जंतु की हमने जो बात करी थी, उनमें क्या होता है, तापमान बनाए रखना होता है और उसके लिए ऊर्जा चाहिए होती है। इस वजह से हमारा ये आवश्यक है कि ऊर्जा अच्छे से मिले, इसलिए ऑक्सीजन अच्छे से मिलनी चाहिए। और ऑक्सीजन अच्छे से मिलनी चाहिए, इसके लिए ऑक्सीजन वाला ब्लड बिना ऑक्सीजन वाले ब्लड से नहीं मिलना चाहिए। इसलिए कितने होते हैं विभाजन? 4 होते हैं। अब मछली का क्या है? मछली में केवल 2 ही विभाजन होते हैं, यानी 2 ही कोष्ठ होते हैं हृदय के। यहाँ से रुधिर क्लोम में भेजा जाता है और जहाँ से ऑक्सीजनित होता है और सीधा शरीर में भेज दिया जाता है, क्योंकि मछली में कोई आवश्यकता ऐसे नहीं होती है इंसानों की तरह या फिर पक्षियों की तरह, पक्षियों में जिस प्रकार से होती है, मैमल्स में जिस प्रकार से होती है, तो उसमें केवल ये 2 ही कोष्ठ होते हैं हृदय में। तो जानवरों में दोहरा परिसंचरण होता है, यानी डबल सर्कुलेशन होता है। रुधिर अन्य कशेरुकी में प्रत्येक चक्र में 2 बार हृदय में जाता है, इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए इस पिक्चर में, लंग्स है ये, है ना, लंग्स से कहाँ जा रहा है ये? हृदय में। फिर हृदय में पंप हो रहा है ब्लड, फिर उसके बाद बाहर जा रहा है और पूरे बॉडी के हर अंग तक जा रहा है, फिर वापस आ रहा है। फिर हृदय में ये पंप होगा ब्लड और फिर पंप होने के बाद फिर ये लंग्स में जाएगा। तो 2 बार आया ना, कितनी बार आया हमारे हृदय में? 2 बार। तो इसे कहते हैं डबल सर्कुलेशन, यानी दोहरा परिसंचरण, यानी कि रुधिर 2 बार, मतलब 2 चक्र होते हैं उसका, तो 2 बार हृदय में जाता है वो। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे नलिकाएं, रुद्री वाहिकाएं, यानी कि द ट्यूब्स, ब्लड वेसल्स। तो हम पढ़ेंगे आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ये सब क्या होती हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं धमनी के बारे में, यानी आर्टरीज। वे रुधिर वाहिकाएं हैं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं, यानी ये वो वाहिकाएं हैं, ये वो ब्लड वेसल्स हैं जो कि ब्लड को, यानी रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक लेकर जाती हैं। धमनी की भित्ति मोटी तथा लचीली होती है, क्योंकि रुधिर हृदय से उच्च दबाव से निकलता है, क्योंकि हृदय से जब ब्लड निकलता है तो उसका दबाव ज़्यादा होता है। तो इस वजह से उसकी जो धमनी होती है, आर्टरीज, ब्लड वेसल्स, वो उसकी भित्ति मोटी होती है तथा लचीली होती है, ताकि उस ब्लड प्रेशर को वो हैंडल कर सके, है ना। और फिर ये हमारे हृदय से शरीर के हर अंग तक लेकर जा रही होती है उस ब्लड को, है ना। अब शिराएं क्या होती हैं? वो वेन्स होती हैं। वो क्या करती हैं? वो विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्रित करके वापस हृदय में लेकर आती हैं। उनमें मोटी भित्ति की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि रुधिर में दबाव होता है, बल्कि उनमें रुधिर को एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए वॉल्व होते हैं। अब वेन्स में क्या होता है? वेन्स में वॉल्व की आवश्यकता होती है, ताकि रुधिर एक ही दिशा में प्रवाहित हो और दूसरी दिशा में बैकवर्ड्स ना जाना शुरू कर दे। और आर्टरीज में ऐसे कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो तो ब्लड से ही पंप होकर आ रही होती हैं, तो उसी डायरेक्शन में सीधा जा रही होती हैं। फिर जब उसको वापस आना होता है तो वॉल्व होते हैं, ताकि वो पीछे ना हो जाए और आगे ही बढ़ता जाए। तो ये होता है वेन्स में। और वेन्स में रुधिर में इतना कोई वो नहीं होता है ब्लड प्रेशर, इसलिए वो सीधा सीधा चल रहा होता है। फिर किसी अंग या उत्तक तक पहुंचकर धमनी उत्तरोत्तर छोटी छोटी वाहिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिससे सभी कोशिकाओं से रुधिर का संपर्क हो सके। सबसे छोटी वाहिकाओं की भित्ति एक कोशिकीय मोटी होती है और रुधिर एवं आसपास की कोशिकाएं, यानी कैपिलरीज के मध्य पदार्थों का विनिमय इस पतली भित्ति के द्वारा ही होता है। कोशिकाएं तब आपस में मिलकर शिराएं बनाती हैं तथा रुधिर को अंग तक या उत्तक से दूर लेकर जाती हैं। तो जो भी आर्टरीज होती हैं, यानी धमनी होती हैं, वहाँ पे जाके वो छोटी छोटी अपने आप को छोटी छोटी वाहिकाओं में विभाजित कर लेती है। और उनमें से सबसे जो छोटी होती है ना कोशिका, एक ही कोशिका होती है, वो छोटी छोटी कोशिका, उन्हें कैपिलरीज कहती हैं। उनके अंदर फिर
वहाँ पे क्या होता है, आपस में वहाँ पे ब्लड का एक्सचेंज होता है। उसके बाद फिर वो उधर से ही फिर क्या होता है, कोशिकाएं फिर आपस में मिलने लगती हैं और फिर शिराएं बना के रुधिर को अंग या उत्तक से दूर लेकर जाती हैं। चलिए अब हम धमनियों और शिराओं में क्या क्या अंतर होते हैं एक बार फिर से नोट कर लेते हैं। तो धमनियाँ यानी जो आर्टरी होती हैं उनमें क्या होता है, मोटी दीवार होती है, उच्च दबाव में रक्त बहता है और संकीर्ण लुमेन होता है यानी नैरो ल्यूमेन होता है। और शिराएं यानी वेन में क्या होता है, पतली दीवार होती है, कम दबाव में रक्त बहता है और चौड़ा ल्यूमेन होता है यानी वाइड ल्यूमेन होता है। दूसरा अंतर क्या होता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त यानी फुफ्फुसीय धमनी को छोड़ के जो रक्त आता है वो रक्त जो है वो हृदय को दूर लेके जाता है आर्टरी। और वेन क्या करती है, वेन का ये काम होता है कि ऑक्सीजन रहित रक्त यानी कि फुफ्फुसीय शिरा को छोड़ के जो रक्त आ रहा होता है उसको हृदय की ओर लेके जाती है वेन। और तीसरा अंतर क्या है कि मांसपेशियों की संरचना के कारण रक्त प्रवाह रुकने पर भी आमतौर पर धमनियां खुली रहती हैं और शिराओं में क्या होता है, रक्त प्रवाह रुकने पर निपात यानी कोलैप्स हो जाती हैं। ठीक है, तो ये इनमें 3 मुख्य अंतर थे। अब रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर क्या होता है, रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्तदाब कहते हैं। यानी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी जो वॉल्स होती हैं उनके अगेंस्ट जो प्रेशर लग रहा होता है, जो दाब लग रहा होता है उसे ही रक्तदाब कहते हैं। तो धमनी के अंदर रुधिर का दाब निलयन प्रकुंचन के दौरान प्रकुंचन दाब कहलाता है। यानी धमनी के अंदर रुधिर का जो ब्लड प्रेशर जो होता है वो निलय प्रकुंचन के समय यानी संकुंचन के समय, इसका क्या अर्थ हुआ, जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है तो धमनी के अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है उस ब्लड प्रेशर को प्रकुंचन दाब कहते हैं, उस रुधिर के दाब को क्या कहते हैं, प्रकुंचन दाब। तथा निलय अनुशिथिलन यानी शिथिलन के दौरान, निलय अनुशिथिलन के दौरान धमनी के अंदर का जो दाब होता है यानी जब रिलैक्सेशन हो रहा होता है उसके टाइम पे धमनी के अंदर का जो दाब होता है, ब्लड प्रेशर होता है, उसे अनुशिथिलन दाब कहते हैं। अब ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की हम बात कर रहे हैं ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं। तो ये जो संकुचन और शिथिलन के दौरान जो दाब होते हैं रुधिर में, तो धमनी के अंदर जो रुधिर में दाब होते हैं उन्हें क्या क्या कहते हैं, प्रकुंचन दाब और अनुशिथिलन दाब। ठीक है, अब सामान्य प्रकुंचन दाब लगभग कितना होता है, 120 mm पारा, तथा अनुशिथिलन दाब कितना होता है, लगभग 80 mm पारा होता है। अब उच्च रक्तदाब जिसे हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर या हाई बीपी, किसी आपने सुना होगा ये शब्द, हाई बीपी किसी को हो गया तो उच्च रक्तदाब को अति तनाव भी कहते हैं यानी हाइपर टेंशन। तो हाइपर टेंशन में क्या होता है, इसका क्या कारण होता है कि जो धमनिकाएं होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, इससे रक्त प्रवाह में प्रतिरोध बढ़ जाता है, इससे धमनी फट सकती है तथा आंतरिक रक्त स्वरण हो सकता है। तो ये होता है हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन जिसे हम उच्च रक्तदाब कहते हैं। अब हम जानेंगे प्लेटलेट्स और लसिका की क्या भूमिका होती है। तो जो प्लेटलेट्स कोशिकाएं होती हैं ये रुधिर में होती हैं और ये पूरे शरीर में भ्रमण करती हैं, रक्तस्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग अवरुद्ध करती हैं। कभी भी चोट लग जाती है तो प्लेटलेट्स वहाँ पे पहुँच जाती हैं ताकि हमारा ब्लड बाहर ना ही निकलता रहे। कुछ देर बाद आप देखते हो ना, खून अगर निकल रहा होता है तो थोड़ी देर बाद ऐसे प्लेटलेट्स आके कुछ ऐसे बना देते हैं, वो लाल लाल कुछ ऐसे बन जाता है अपने आप वो ब्लड, ताकि और ना बहे
उसलिए आ जाती हैं वो। तो जो ये प्लेटलेट्स होती हैं इनका यही काम होता है, ये चोट से बचाती हैं, ये रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग अवरुद्ध करती हैं उस जगह पे जहाँ पे रक्तस्राव होना शुरू हो जाता है। तो ये पूरे शरीर में इसी प्रकार से हमारी सुरक्षा करती हैं कि कहीं से भी रक्त हमारा लॉस ना हो जाए उसका। अब दूसरा क्या है, लसिका क्या होता है? लसिका जो है ये एक अन्य प्रकार का द्रव्य है जो वहन में भी सहायता करता है। इसे टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ भी कहते हैं। तो कोशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा, प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर उत्तक के अंतरकोशिकीय अवकाश में आ जाते हैं तथा उत्तक तरल या लसिका का निर्माण करते हैं। लसिका क्या होता है? उत्तक तरल होता है। और ये किस प्रकार से बन रहा होता है कि कोशिकाएं जो होती हैं उनके बीच में और जो टिश्यूज़ होते हैं उनके बीच में कुछ कुछ गैप्स होते हैं। उन गैप्स में कभी कभी क्या होता है, प्लाज्मा, प्रोटीन और ये ब्लड सेल्स बाहर निकल के आ जाते हैं, और वो जब बाहर उधर उन गैप में आ जाते हैं तो ये उत्तक तरल बन जाता है, लसिका बन जाता है। तो ये जो रुधिर है, रुधिर प्लाज्मा की तरह ही है, लेकिन ये रंगहीन तथा इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं। यानी इसमें कोई रंग का नहीं, इसमें कोई रंग नहीं होता, और इसमें जो प्रोटीन होते हैं ये बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही कम। तो लिम्फ या लसिका इस प्रकार से होता है। लसिका अंतरकोशिकीय अवकाश से लसिका कोशिकाओं में चला जाता है। क्या करता है ये? जो भी गैप्स होते हैं सेल्स के बीच में, जो गैप्स होते हैं, जो छोटे छोटे उसमें कोई कुछ नहीं होता है ना जहाँ पे, उस जगह में चला जाता है और फिर क्या करता है, वहाँ से लसिका कोशिकाओं में चला जाता है, लसिका के सेल्स में चला जाता है और फिर आपस में मिलकर बड़ी लसिका वाहिका बनाता है, एक बड़ी नली टाइप बनाता है, लसिका वाहिका बनाता है, और फिर अंत में एक बड़ी शिरा में खुलता है। किस में खुलता है? बड़ी शिरा में, यानी लार्ज वेन्स में जाके ये खुलता है फिर। तो इसका क्या काम होता है, क्या करता है आखिर ये लसिका? तो इसके दो काम आप यहाँ देख सकते हैं। पहला तो क्या होता है इसका काम कि ये पचा हुआ तथा क्षुद्रांत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन द्वारा अवशोषित वसा यानी फैट्स का वहन लसिका द्वारा होता है। तो लसिका इसको ट्रांसपोर्ट करता है। किसको ट्रांसपोर्ट करता है? पचा हुआ तथा क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा को यानी फैट्स को। और दूसरा क्या करता है? अतिरिक्त तरल को बाह्य कोशिकीय अवकाश से वापस रुधिर में ले जाता है। तो जो भी गैप्स होते हैं सेल्स के बीच में, उसमें जो अतिरिक्त एक्स्ट्रा फ्लूइड यानी अतिरिक्त तरल होता है उसको ये वापस से ब्लड में लेके चला जाता है। तो यही लसिका का काम होता है। अब हम पादपों में परिवहन के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से पादपों में ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो पादप वहन तंत्र पत्तियों से भंडारित ऊर्जा युक्त पदार्थ तथा जड़ों से कच्ची सामग्री का वहन करते हैं। तो ये दो पथ स्वतंत्र संगठित चालन नलिकाओं से निर्मित है, यानी जाइलम और फ्लोएम। तो ये दो प्रकार की ऐसे चालक नलिकाएं होती हैं, संगठित चालक नलिकाएं, और ये स्वतंत्र होती हैं। तो ये ही पादप वहन करते हैं, यही पादपों में इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करते हैं, जाइलम और फ्लोएम द्वारा वो होता है। तो जाइलम क्या होता है? पहले तो जाइलम मृदा से प्राप्त यानी सॉइल से जो जल और मिनरल्स यानी जो भी खनिज लवण प्राप्त होते हैं उनका वहन करता है। तो जाइलम क्या करता है? जाइलम मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों को वहन करता है। और फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम पत्तियों से जहाँ प्रकाश संश्लेषित के उत्पादित संश्लेषित होते हैं पादपों के अन्य भागों तक वह वहन करता है। तो फ्लोएम क्या करता है? फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण से जो भी फाइनल प्रोडक्ट्स बनते हैं यानी उत्पाद होते हैं उनको ये दूसरे भागों तक पहुंचाता है। तो ये होते हैं जाइलम और फ्लोएम, और यही पादपों में वहन इधर से उधर करवा पाते हैं। अब पहले तो हम जानेंगे जल का किस प्रकार से परिवहन होता है। तो जाइलम उत्तक में जड़ों,
तनों और पत्तियों के वाहिकाओं और ट्रैकाइड्स यानी कि जाइलम उत्तक के घटक आपस में जुड़े होते हैं, जिससे पौधे के सभी भागों तक पहुंचने वाले जल संवाहन चैनलों की एक सतत प्रणाली बनती है। तो जाइलम से क्या होता है, जाइलम उत्तक जो होते हैं यानी जाइलम के जो टिश्यूज़ होते हैं उसमें जड़ें, तने, पत्तियों, इन सभी के वाहिकाओं और ट्रैकाइड्स ये आपस में जुड़े होते हैं और इससे क्या होता है, पौधे के सभी भाग तक पहुंचने वाले जल संवाहक चैनलों की एक सतत प्रणाली बनती है। ठीक है। अब पानी और खनिज पौधों द्वारा जड़ के बालों के माध्यम से अवशोषित किए जाते हैं, यानी कि जो पानी और मिनरल्स होते हैं वो पौधों में जो जड़ होते हैं, रूट्स होते हैं, उनके माध्यम से वो लिए जाते हैं पौधे के अंदर। अब पानी उच्च क्षमता से निम्न क्षमता की ओर बढ़ता है, अर्थात जहाँ पे भी पानी का हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है यानी जहाँ भी पानी ज़्यादा होता है पेड़ में, उस जगह से पानी उस जगह जाता है जहाँ कमी होती है पानी की। तो पानी कहाँ से लिया जाता है, रूट से यानी जड़ से पानी और मिनरल्स लिए जाते हैं। अब यहाँ जड़ों में क्या है, बहुत ज़्यादा पानी मिनरल्स हो गया। अब क्योंकि यहाँ पे उच्च क्षमता हो गई पानी की, तो अब इसको कहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ जहाँ पे उसकी निम्न क्षमता है यानी जहाँ पानी की कमी है, तो ये ऊपर की ओर बढ़ेगा। जैसे इस प्रकार से पेड़ है ना, तो यहाँ ये रूट्स हैं इसके, है ना, जड़ हैं, तो जड़ से पानी आया तो ये ऐसे हर जगह जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, ये उस जगह जाएगा जहाँ पे निम्न क्षमता है। और रूट्स में क्या होता है, उच्च क्षमता। तो ये इस प्रकार से इसका वहन होता है। मिट्टी से जड़ों तक जाइलम वाहिकाओं और ट्रैकाइड्स तक पानी की एक स्थिर गति होती है, जिससे पानी का स्तंभ बनता है जो लगातार ऊपर की ओर धकेला जाता है। तो ये जो पानी होता है इसका जो स्तंभ बनता है ये ऊपर की ओर लगातार धकेला जाता है, किसके द्वारा, जाइलम वाहिकाओं के द्वारा। ठीक है। अब एक पत्ती की कोशिकाओं से पानी के अणुओं का वाष्पीकरण एक चूषण बनाता है जो जड़ों की जाइलम कोशिकाओं से पानी खींचता है। अब वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन को इंग्लिश में हम ट्रांसपिरेशन भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि देखिए, जल के वहन में मूल दाब रात्रि के समय विशेष रूप से प्रभावी है, लेकिन दिन के समय जब रंध्र खुले होते हैं यानी स्टोमेटा खुले होते हैं, तब वाष्पोत्सर्जन कर्षण जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल होता है। तो वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, जाइलम में जल के मूवमेंट यानी गति के लिए मुख्य प्रेरक बल होता है। वाष्पोत्सर्जन से क्या होता है, जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा उसमें विलय खनिज लवणों ऊपरी मुखी गति में सहायक है। यानी कि वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है, ये जो नीचे से रूट से हम हमारा जो पेड़ होते हैं वो लेते हैं चीज़ें, वो ऊपर की तरफ जाता है, उसका गति ऊपर की तरफ होती है, उसका मूवमेंट ऊपर की तरफ होता है। तो इस प्रकार से वो ऊपर जा रहा होता है ट्रांसपिरेशन के कारण वाष्पोत्सर्जन इस अपवर्ड मूवमेंट में मदद करता है। किस में मदद करता है, ऊपरी मुखी गति में सहायक होता है। वो क्या होता है, ऊपरी मुखी गति में सहायक। तो ये पहला उसका बेनिफिट होता है। और दूसरा क्या होता है, ये ताप के नियमन में सहायक है, यानी ये जो पेड़ है उसका तापमान नियंत्रित करता है, नियंत्रित रहे, एकदम नियम में रहे, उसके लिए ही सहायक होता है। तो जल के वहन में मूल दाब रात्रि के समय विशेष रूप से प्रभावी है और दिन के समय जब रंध्र खुले होते हैं तो वाष्पोत्सर्जन प्रभावी होता है और रात को जड़ दाब का प्रभाव होता है। तो दिन में क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन, और रात में जड़ दाब का प्रभाव, यानी कि रूट्स में जो प्रेशर होता है रात में उसी से अपवर्ड मूवमेंट हो जाता है, लेकिन दिन में ट्रांसपिरेशन की ज़रूरत होती है। क्यों, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के समय जो रंध्र होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, वो खुले होते हैं, ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा ही था। तो इस वजह से ट्रांसपिरेशन की आवश्यकता होती है और वह खूब सहायता करता है पानी की गति में। और अब हम पढ़ेंगे स्थानांतरण क्या होता है। स्थानांतरण को इंग्लिश में ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं,
ट्रांसलोकेशन, है ना। अभी हमने ट्रांसपीरेशन पढ़ा, अब हम ट्रांसलोकेशन पढ़ेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों को पत्तियों से पौधे के अन्य भागों में ले जाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है और ये संवहन ऊतक के फ्लोएम नामक भाग द्वारा होता है। तो फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम जो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण में एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं यानी उत्पाद बनते हैं, उन्हें पत्तियों से दूसरी जगहों पे लेकर जाता है। तो ये होता है ट्रांसलोकेशन या स्थानांतरण। ये क्या कहते हैं? स्थानांतरण कहते हैं इसे। अब फ्लोएम अमीनो अम्ल तथा अन्य पदार्थों का भी परिवहन करता है। किस किस का परिवहन करता है? अमीनो एसिड्स और दूसरे पदार्थों का भी परिवहन करता है। ये पदार्थ विशेष रूप से जड़ के भंडारण अंगों, फलों, बीजों तथा वृद्धि वाले अंगों में ले जाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ ले जाए जाते हैं ये? जड़ के भंडारण अंग, फल, बीज तथा वृद्धि वाले अंगों में ये सारे पदार्थ ले जाए जाते हैं फ्लोएम द्वारा। भोजन तथा अन्य पदार्थों का स्थानांतरण संलग्न साथी कोशिका की सहायता से चालनी नलिका में ऊपरी मुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। यानी ये ऊपर की तरफ भी इसका मूवमेंट होता है, यानी ऊपर की तरफ भी इसकी गति होती है और नीचे की तरफ भी इसकी गति होती है। अपवर्ड मूवमेंट भी होता है और डाउनवर्ड मूवमेंट भी होता है। और पानी की किस जगह पे गति होती है? पानी ऊपर ही जाता है, रूट से यानी जड़ से ऊपर जाता है। और भोजन ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है, पत्तियों से हर जगह वो बेसिकली जाता है। सुक्रोज जैसी सामग्री को एटीपी से ऊर्जा का उपयोग करके फ्लोएम ऊतक में स्थानांतरित किया जाता है। तो सुक्रोज जो सामग्री होती है उसे एटीपी, जो हमने पढ़ा था, एटीपी क्या होती है? एनर्जी होती है, वो जिससे एनर्जी मिलती है वो उसकी करेंसी होती है। तो एटीपी से ऊर्जा का उपयोग करके फ्लोएम टिश्यूज में यानी ऊतक में ये स्थानांतरित किया जाता है यानी ट्रांसलोकेट कर दिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि पादपों में परिवहन की क्या आवश्यकता होती है। तो विभिन्न शरीर अभिकल्पना के लिए ऊर्जा की आवश्यकता विभिन्न होती है। तो अलग अलग जिनके जैसे जैसे जीव जंतु में शरीर होते हैं उनके लिए ऊर्जा की आवश्यकता भी अलग अलग प्रकार की होती है। तो जो पादप जो है वो प्रचलन तो नहीं करते, इधर उधर चलते तो है नहीं। और पादप शरीर का एक बड़ा अनुपात अनेक ऊतकों के में मृत कोशिकाओं का होता है, यानी उसमें बहुत सारे डेड सेल्स भी होते हैं। तो इसलिए उनमें इतनी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती जितना कि हमारे या दूसरे जानवरों में होती है। इसके परिणाम स्वरूप पादपों में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा वे अपेक्षाकृत धीमे वहन तंत्र प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं। तो उनमें ये जो वहन तंत्र प्रणाली होती है वो धीरे धीरे अगर हो उसके द्वारा काम तो भी चलेगा, क्योंकि उनमें इतनी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। जिन दूरियों पर परिवहन तंत्र का प्रचालन कर रहे हैं लंबे वृक्षों में वे बहुत अधिक हो सकती है। तो जो परिवहन तंत्र का प्रचालन होता है तो बड़े बड़े जो वृक्ष होते हैं इतने बड़े होते हैं वो कि इधर रूट से लेकर उधर तक लेके जाना, तो बहुत उसमें परिवहन तंत्र का प्रचालन जो होता है वो बहुत बड़ी बड़ी दूरियों तक होता है और धीरे धीरे होता है। पर इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो पेड़ होते हैं उसको उतनी ऊर्जा की आवश्यकता होती भी नहीं जितनी हमें होती है। तो वो बड़े भी होते हैं और उनमें दूरी भी बहुत निश्चित करनी होती है परिवहन तंत्र के द्वारा, और वो धीरे भी होता है, लेकिन इससे कोई उनको नुकसान नहीं होता है। ठीक है, अब हम जानेंगे, अब एक्चुअली हम आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे जिसका हम जानना चाहते हैं आपसे उत्तर, तो आप इसका उत्तर बताइएगा। तो पहला प्रश्न ये है कि मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं? इन घटकों के क्या कार्य होते हैं? अब आप बताइए इसका उत्तर। तो हमारे मानव में वहन तंत्र के कौन कौन से हिस्से होते हैं? एक तो रुधिर होता है यानी ब्लड होता है। ये क्या करता है? ये इधर से उधर सारी चीज़ों का वहन करता है और प्रोटेक्शन भी देता है, रेगुलेशन भी प्रदान करता है। तो ये रुधिर होता है एक तो। दूसरा, इस रुधिर को पंप करने के लिए एक यंत्र की आवश्यकता होती है और वो यंत्र क्या होता है? हृदय होता है यानी हार्ट होता है।
ये क्या करता है, इस हमारे ह्यूमंस के हार्ट में तो डबल सर्कुलेशन होता है, हमने जाना था ना, और हमने जाना था कि उसके 4 भाग होते हैं ताकि उसमें अच्छे से ऊर्जा बनी रहे। तो ये हमारा हृदय का कार्य होता है। और तीसरा क्या होता है, तीसरा हमारे होती हैं ब्लड वेसल्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें हम रुधिरी वाहिकाएं भी बोलते हैं, यानी कि ब्लड वेसल्स, है ना। तो ब्लड वेसल्स का क्या काम होता है, ये जो रुधिर होता है यानी ब्लड होता है, ये इधर से उधर लेके जाते हैं ब्लड को। ब्लड इस रुधिरी वाहिकाओं में ही होते हैं। तो ये हमारे 3 वहन तंत्र के घटन होते हैं और इनका क्या क्या कार्य है हमने डिटेल में पहले ही पढ़ लिया था। आपको उम्मीद है कि इसका उत्तर इस प्रकार से पता होगा, समझ आ गया होगा। अब दूसरा प्रश्न ये है कि स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक होता है। हमने जाना था कि जो स्तनधारी तथा पक्षी होते हैं उनमें ऊर्जा की आवश्यकता बहुत होती है तथा इसी ऊर्जा से ही हमारा जो शरीर का तापमान होता है वह एकदम नियंत्रित होता है। इस कारण हमारे रुधिर को अलग अलग करने की आवश्यकता होती है और इसीलिए हमारा जो हृदय है वह 4 कोष्ठों में बटा होता है। इसके कंपैरिजन में देखा जाए तो कई ऐसे प्राणी होते हैं उनके केवल 3 ही कोष्ठ होते हैं और मछलियों में तो 2 ही कोष्ठ होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें इस प्रकार से ऑक्सीजन और विऑक्सीजनित रुधिर को अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उनका जो शरीर का तापमान होता है वो इस ऊर्जा पे नहीं डिपेंडेंट होता है, वो जो भी आसपास तापमान होता है उसी पे डिपेंडेंट होता है और हमें हमारा खुद का तापमान अलग से बनाना पड़ता है, उसके लिए ऊर्जा चाहिए होती है और इसलिए हमें ये ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग अलग करने की आवश्यकता होती है। अब तीसरा प्रश्न क्या है कि उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या होते हैं। तो इसका भी आपको उत्तर पता होगा। मैं इसका आपको फिर भी उत्तर थोड़ा सा लिख देती हूँ, बाकी आपको खुद को बोलना है, ठीक है। हमने पहले ही पढ़ लिया है इसका क्या है उत्तर। तो इसमें क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम, है ना। तो ये वाहन तंत्र के ये 2 हिस्से होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, और यही पादप में वहन करते हैं, है ना, किसी भी चीज़ का। अब चौथा प्रश्न ये है कि पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है। हमने अभी अभी पिछले प्रश्न में भी इसका उत्तर दे ही दिया है आधा। तो इसका किस द्वारा होता है वहन, बताइए बताइए। जाइलम द्वारा होता है ना, जाइलम द्वारा इसका वहन होता है। और किस प्रकार से होता है ये भी हमने अच्छे से पढ़ा था। इसका उत्तर आप बोलिए इस वीडियो को पॉज करके, क्योंकि हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब 5वां प्रश्न क्या है कि पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है, फ्लोएम से होता है ना। फ्लोएम और जाइलम होते हैं, तो फ्लोएम से भोजन का स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण क्या होता है, ट्रांसलोकेशन होता है। किस किस गति में होता है, ऊपर की तरफ भी होता है, नीचे की तरफ भी होता है। हमने ये सारी बातें पढ़ ली हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके इसका अच्छे से आंसर खुद बोलिए, क्योंकि हम इसको बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं 2-3 कुछ स्लाइड पहले। तो चलिए, इस क्लास में यही हमारा पूरा का पूरा कोर्स था। अब आगे वाली क्लास में, अभी ये चैप्टर बचा है, आगे वाली क्लास में हम इसका अंतिम भाग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है उत्सर्जन। और उत्सर्जन में यानी एक्सक्रीशन में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो भी हमारे हानिकारक चीज़ें हमारे शरीर में बनती हैं वो किस प्रकार से शरीर से निकल जाती हैं। तो ये अब तक हमने इस चैप्टर का ये सब पढ़ लिया है और अब आगे हम इसका लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी और आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका दिन सुखद हो। बाय।